नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो 21-22 वित्तीय वर्ष के बाद जो 22-23 का बजट आया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और किस तरीके से गरीबी और अमीरी का फ़र्क आ गया है। 2 हिंदुस्तान बन गए, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 2 हिंदुस्तान बन गए, एक गरीबों का हिंदुस्तान और एक अमीरों का हिंदुस्तान। तो इस विषय में हम बात करेंगे। आपने देखा कि ऑक्सफैम की 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दुनिया में मतलब हिंदुस्तान के अलावा देश भर दुनिया में जो बिलियनियर्स की संख्या है, जो अरबपतियों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है। पहले कोई 2208 बिलियनियर थे, आज से 4 साल पहले 2017-18 में वो बढ़ के 2755 हो गए हैं, 493 बिलियनियर्स का इजाफा हुआ है। उनकी जो कंबाइंड नेटवर्थ है, वो कहीं जाके 34 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गई है। मतलब कि अगर एक अरबपति को लीजिए तो वो एक कंट्री को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी हेल्थ एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकता है। इस तरीके से इनइक्वालिटी जो है हमारे देश में आ चुकी है। मैं स्लाइड 1 चलाऊंगा, आप देखिए इसमें कि 2018 में बिलियनर्स की जो लिस्ट आई है, उसमें कंबाइंड वेल्थ जो है बिलियनर्स की, वो क्या है उसको ध्यान से देखिए। इसमें हिंदुस्तान में जो टॉप 10 की नेटवर्थ थी, उसमें मुकेश अंबानी की 43 बिलियन डॉलर दिखाई गई है, गौतम अदानी की 15.6 बिलियन डॉलर दिखाई गई है, अजीम प्रेम जी की 15.2 बिलियन डॉलर दिखाई गई है, शिव नादर की 12.1 बिलियन डॉलर दिखाई गई है, मिस्त्री फैमिली शपूर जी पलोन जी की 15 बिलियन डॉलर दिखाई गई। इस तरीके से टॉप 10 बिलियनर क्लब की एक लिस्ट आई थी 2018 में। अब मैं आपको इसी की लिस्ट 2 दिखाता हूँ, जो 2021 की लिस्ट आई है, जिसमें जो सबसे अमीर लोग हैं इस देश में, 10 सबसे अमीर, उड़ान ग्लोबल रिच लिस्ट है 2021 की। उसमें आप देखिएगा तो मुकेश अंबानी की जो वेल्थ है वो 43 से 83 बिलियन डॉलर हो गई है। गौतम अदानी जो कि 15.6 पे थे, उनकी 32.6 बिलियन डॉलर हो गई है। शिव नादर जो कि 12 बिलियन डॉलर पे थे, वो 27 बिलियन डॉलर पे चले गए हैं। लक्ष्मी मित्तल जो पहले 10 की लिस्ट में नहीं थे, अब आ गए हैं, तो 19 बिलियन डॉलर की उनकी भी वेल्थ हो गई है। साइरस पूनावाला 18.5 बिलियन डॉलर पे चले गए हैं। और उसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स जो पिछली लिस्ट में आपने जिस तरीके से देखा, उनकी भी जो इनकम है वो डबल होके 18 बिलियन डॉलर की चली गई। उदय कोटक जो 9.5 बिलियन डॉलर पे थे, वो 15 बिलियन डॉलर पे चले गए। तो इस तरीके से आपने देखा दोनों स्लाइड्स में कि 2018 से 2021 में दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुतों की जो है इनकम इंक्रीज हुई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जहां 40 बिलियनर थे 2014 में, 142 हो गए हैं। अब ये मोदी सरकार की वजह से हुए या ग्लोबल इनक्वालिटीज की वजह से हुए या जिस तरीके का क्रोनिक कैपिटलिज्म डेमोक्रेसीज में चल रहा है वर्ल्ड ओवर, उसकी वजह से ये इनक्वालिटीज बढ़ रही हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कारोबार होने चाहिए, बिजनेस होने चाहिए, फैक्ट्रियां चलनी चाहिए, कोई तो चलाएगा ही। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर नहीं चल रही है तो प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे। सरकार का जो काम रहता है वो सोशल सेक्टर में ज्यादा रहना चाहिए। एजुकेशन है, हेल्थ है, पैंडेमिक है कोरोना का, उसको डील करने में, देश की सिक्योरिटी है, अर्थव्यवस्था है, उसको मैनेज करने में। तो शुरू से हम लोग ये देखते आए हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ और समानता का आधार, ये सरकार का दायित्व रहा है 70 सालों से, या पिछले उससे भी और सरकारों में भी या और देशों में भी। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों को तो बहुत सारी मिल गई, जैसे कि जिनके पास जमीनें थी या जिनके पास पहले से कारोबार थे, उनको तो बैंकों से लोन भी मिल जाते हैं, और वो बैंकों से लोन लेकर भी जो है लोन वापस नहीं करते। अब गौतम अदानी का ये भी सुनने में आता है कि उनका 4,400 करोड़ रुपए जो है वो बकाया है बैंकों का, 4.4 लाख करोड़ रुपए उनका लोन अभी बकाया है, पर वो सबसे मतलब धनवान व्यक्तियों की लिस्ट में आते हैं। तो ये क्या बात है कि जो देश में जो जिसके पास पैसा है, जो कारोबार चला रहा है, जो बिजनेसेस चला रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, वो बैंकों का पैसा क्यों नहीं वापस कर सकता? इस विषय में भी सरकार को देखना चाहिए। और एक स्लाइड 3 आप दिखाइए, उसमें देखिए कि ये उसी लिस्ट का एक पार्ट है जिसमें रैंकिंग दी गई है कि मुकेश अंबानी की रैंकिंग दुनिया में 8वें नंबर, पहले 10 में आ गए हैं मुकेश अंबानी जी। गौतम अदानी जो है पहले 50 में आ गए, 48वां नंबर है उनका। शिव नादर फैमिली का 58वां नंबर है, पहले 60 में आ गए हैं। लक्ष्मी मित्तल का 104 नंबर है, 110 पहले 110 की लिस्ट में आ गए हैं। साइरस पूनावाला, इस तरीके से ग्लोबल रैंकिंग दी हुई कि
हिंदुस्तान के जो बिलियनर्स हैं वो दुनिया के बिलियनर्स के साथ, अरबपतियों के साथ कैसे compete कर रहे हैं। जिस तरीके से देश की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, देश की अर्थव्यवस्था है, देश में माइनिंग है, देश की संपदा है, या जो भी है, वो सिर्फ कुछ चंद हाथों में क्यों चली जाती है? उसका प्रमुख कारण ये भी है कि इजी क्रेडिट उन लोगों को ही मिलता है जो लोग सत्ता के करीब होते हैं। इलेक्शंस को स्पॉन्सर्स भी वही लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होगी, सरकार उन्हीं के लिए काम करेगी। जिस तरीके से मोदी सरकार आई और उन्होंने कहा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे अगले 5-7 सालों में, तो ये भी एक उसी का कारण था। बट किसी वजह से ये जब जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई, नोटबंदी हुई और उसके बाद सडनली कोरोना आ गया, तो इकोनॉमी को ऐसा धक्का लगा कि जितनी भी छोटे मध्यम वर्ग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, एमएसएमईज थी, वो बंद हो गई। 60 लाख कारखाने, बिजनेस बंद हो गए। कोरोना के करके इतना पलायन हुआ कि लोगों को गांव पे जाने पे मजबूर होना पड़ा। मनरेगा की स्कीम में सरकार को प्रावधान एक्स्ट्रा करना पड़ा। उनका बजट 70-72 हजार करोड़ का होता है, पर उनको 1,11,000 करोड़ की स्पेंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि लोगों के पास साधन नहीं थे काम करने के, रोटी कैसे खाते। तो बहुत सारी चीजें हुई। अब विषय ये आ जाता है कि सरकार का दायित्व, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सेक्टर में ज्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये सोशल सेक्टर कौन से हैं और उसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस एक्चुअल रही क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप हेल्थ सेक्टर पकड़ लें, एक स्लाइड लगाइएगा, स्लाइड 5, जिसमें हेल्थ के ऊपर हम आज बात करेंगे। इसमें देखिए कि सरकार जो है मात्र 1000 से 1100 रुपए पर कैपिटा खर्चा करती है। टोटल जीडीपी के बजट का 1.4% भी खर्चा हेल्थ पे नहीं होता है, और लोगों के पास कोई कारण नहीं बचता। कोरोना में आपने देखा कैसे ऑक्सीजन की कमी से, दवा की कमी से कितने लोग मर गए, यहाँ तक कि उनका क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया। इतना रश था और कोरोना के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कई लाशों को जो है गंगा में बहा दिया गया, और कई लोगों को तो मतलब क्रिमेट कर दिया गया। उनकी फैमिली भी वहां नहीं हो पाई, फ्लाइट्स नहीं चल रही थी और लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। तो इस वजह से कितना जो है त्राही त्राही मच गई। और सरकार इस बात से आज एग्री नहीं करती। उन्होंने कहा हमने वैक्सीनेशन ड्राइव करी और 1.5-2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके हमने वैक्सीन सबको मुहैया करा दी। 165 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगवा दी, 165 करोड़ वैक्सीन लगवा दी, जिसमें डबल वैक्सीनेशन का करीब 70 करोड़ लगा दी, और बाकी की जो है अभी डबल वैक्सीनेशन। टोटल 145 करोड़ अगर जनता है तो 290 करोड़ वैक्सीन लगनी है, 165 लग गई हैं और अभी 100 करोड़ करीब वैक्सीन और लगनी है। तो वो कहते हैं हमने अपने बजट से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, 2,60,000 करोड़ का हमने फ्री राशन बांट दिया, और हमने फ्री वैक्सीनेशन दे दी। पर असली बात यह है कि हेल्थ व्यवस्था, फैसिलिटीज ना अवेलेबल होने की वजह से, हॉस्पिटल बेड्स ना अवेलेबल होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और दवा ना होने की वजह से, और फ्रंटलाइन वर्कर्स की नॉन प्रिपरेशन की वजह से लोग मरे ज्यादा। कोविड 2 में खासकर जब संक्रमण बहुत फैला और लंग्स तक लोगों के इफेक्ट हो गए। तो अब आप देखिए कि रूरल और अर्बन एरियाज में तो बहुत फर्क है। अर्बन एरियाज में तो फिर भी आप काउंटिंग कर सकते हैं कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने हॉस्पिटलाइज हुए, कितने मरे। ग्रामीण इलाकों में तो पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इतना, पीएचसी जो क्लिनिक्स हैं जो वहाँ पे गांव में अगर आप जाइए तो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स की एक तो कमी है, वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वहाँ कितने लोगों को इंजेक्शन दिया गया, कितने लोग बगैर इलाज के मर गए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अगर 5 करोड़ लोगों की आप व्याख्या करें कि 5 करोड़ लोग जो है कोरोना के चलते रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, तो हो सकता है एक्चुअल नंबर इसका 5 टाइम्स भी हो, क्योंकि हमारा पीएचसी सिस्टम, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी जर्जर हालत में है। और जहां भी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे वहां पे लोग अवेलेबल नहीं है। लोग अवेलेबल है तो फैसिलिटीज नहीं है। शेड्स के नीचे ओपन में ये पीएचसी सेंटर्स चलाए जाते हैं। तो सरकार को इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि देश में 70% पेशेंट्स जो हैं वो अर्बन इंडिया में गिने जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से 60% लोग गांव में जो हैं वो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, मेडिकल एडवाइस ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको सरकार की तरफ देखना चाहिए। और कोई भी सक्सेसिव बजट्स में सरकार ने हेल्थ का बजट या हेल्थ सेंटर्स पे या पीएचसी सेंटर्स पे इतना, कोरोना का काल आने की वजह से, कोरोना की वजह से भी जितनी मौतें, उसकी वजह से भी, और भी बच्चों का कुपोषण है,
मिड डे मील्स नहीं मिल रहे बच्चों को, क्योंकि अब स्कूलिंग नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कुपोषण की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, बेसिक टीके ना मिलने की वजह से, और माताओं और बहनों को भी उनकी हेल्थ का ख्याल ना करने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। फिर मैं आपको एक स्लाइड 7 चलाता हूँ, जिसमें सरकार की स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन देखिए कि पिछले 2014 से और उससे पहले भी एजुकेशन स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम रही है जीडीपी की। 4% से तो मेरा ख्याल है 3.4% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन आ गई है। मतलब सरकार जो है वो एजुकेशन पे तो बिल्कुल ही चुप है। डेटा भी अवेलेबल नहीं होता है कई चीज़ों पे। प्राथमिक विद्यालय कितने बनाए गए, कितने नए खोले गए, कितने पुरानों को जो है वो रिवैम्प किया गया, कितनी फैसिलिटीज दी गई, उसके बारे में भी सरकार जो है वो सही आंकड़ा नहीं देती है। एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है कि देश में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो यंग कैटेगरी में आते हैं। वो 12 से 18 साल की कैटेगरी में आते हैं। अगर उनको सही से एजुकेशन नहीं मिलेगा, सही रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तो वो भटक जाएंगे। और अगर वो एजुकेशन उनको नहीं मिलेगी तो वो आगे काम क्या करेंगे, उनके स्किल सेट्स कैसे बनेंगे। तो इस बारे में प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा पे सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो उनके बजट्स बढ़ाने चाहिए। और 69,000, अब यूपी में आपने देखा किस तरीके से 59,000 शिक्षार्थियों की भर्ती में 18,000 जो आरक्षित थी सीटें, वो सामान्य सीटों के साथ भर दी गई। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके ऊपर संज्ञान लिया गया तो उन्होंने एक 6800 शिक्षार्थियों की एक लिस्ट और जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षित सीटों का कैंडिडेट है उनको दी जाएगी। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको उसी में करिए, क्योंकि अभी वो जो है अभी न्यायपालिका के अधीन है। तो अब आप देखिए किस तरीके से शिक्षार्थियों की एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से मिसयूज होता है। पैसा जो रिक्वायर्ड होता है वो भी नहीं पहुंचता, और बजट का तो वैसे ही 3.4% बजट रहता है उसका। तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्र 12.7% इंडियन स्कूल जो हैं वो मिनिमम नॉर्म जो होते हैं राइट टू एजुकेशन के, उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे फ्री एजुकेशन देनी चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड स्कूल हैं जो यूनियन की या स्टेट की ग्रांट से सस्ती ज़मीनें देके बनाए जाते हैं, उन पे भी वो जो गरीब के बच्चे हैं, जो 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए वो प्रॉपर आरक्षित नहीं होती, और उनमें एजुकेशन नहीं मिलती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म भी यहाँ आता है कि जिस तरीके से हेल्थ सेंटर्स, जब हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं तो उनको सोसाइटीज में या उनको ग्रांट में सस्ती ज़मीनें दी जाती सरकार द्वारा, और उनको टैक्स फ्री भी कैपिटल जो उनका इक्विपमेंट होता है जो इंपोर्ट किया जाता है वो भी सस्ती एक्साइज, सस्ती इंपोर्ट ड्यूटीज से कराया जाता है कि वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं। उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी उनको काफ़ी ग्रांट मिलती है, लोन्स मिलते हैं, और टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। उसके बावजूद जो जब बात आती है सर्विसेज देने की, तो हेल्थ और एजुकेशन में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सिवाय पैसा लेने के, अब एक गरीब के पास अगर पैसा नहीं तो इलाज कराने कहाँ जाएगा, बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा। तो एजुकेशन और हेल्थ और सोशल सर्विसेज में जितनी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा लूटते हैं, लूट का सौदा ज़्यादा है। सरकार से तो वो जमीन भी ले लेते हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले लेते हैं, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स भी ले लेते हैं, लॉसेस भी दिखा देते हैं। पर वो एक्चुअल उसका बेनिफिट जो है वो जिसके लिए टारगेटेड है उनको नहीं मिलता। जो उनको ग्रांट मिलती है, जो उनको सस्ती ज़मीनें मिलती हैं, उसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो पब्लिक को नहीं मिलता है। और इस पे कोई सरकार जो है उस पे कोई चिंता भी नहीं करती है, और उस पे कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है कि जो हॉस्पिटल्स या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गलत काम कर रहे हैं और लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, या गरीबों को मुफ्त इलाज या मुफ्त शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उस पे ध्यान देना सरकार का बहुत ज़रूरी है। ये एक सब्जेक्ट है जो मैंने जिस पे आज बात करनी थी आप लोगों से। उसके बाद आप स्लाइड 8 निकालिए। स्लाइड 8 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज जेंडर डिवाइड के ऊपर। जेंडर डिवाइड में आपने देखा जिस तरीके से कोरोना में नौकरियां चली गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 60% लोग आदमी तो फिर भी उनको वापस एम्प्लॉयमेंट मिल गई, चाहे उनको कम पैसे में मिली या ज़्यादा पैसे में मिली। पर 57% औरतें जो हैं वो बिल्कुल जॉबलेस हो गई, और क्योंकि उनको वापस नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं एक तो, और अगर हैं तो उसमें औरतों को री वर्क नहीं मिला। और इनफैक्ट पूरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको कहते हैं कि कितने लोग हैं जो
काम मांग रहे हैं और कितने लोग हैं जो काम मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है पर वो काम नहीं मांग रहे क्योंकि उनको पता है उनको काम नहीं मिलेगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बहुत कमी आई, 43% से 35% पे चला गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें थोड़ा सा कमी आई, पर वो कमी इसलिए आई क्योंकि लोग अब काम ही नहीं मांग रहे, उनको पता है कि काम अवेलेबल नहीं है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो और भी कम है। 2019 तक तो फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था वो 27% था, उससे घटकर वो और भी नीचे चला गया। 1,70,00,000 महिलाएं जो हैं उनकी अप्रैल 2020 तक नौकरियां चली गई और उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है वो 1.5% से भी ज्यादा है। और आप ये भी समझेंगे कि महिलाएं जो हैं वो घरों में भी जो काम करती हैं उसकी कोई उनको उसका मुआवजा या कोई उसकी कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। बच्चे पालती हैं, घर की देखभाल करती हैं, चूल्हा चौका देखती हैं, खाना बनाती हैं, बुजुर्गों को भी देखती हैं, वृद्धों को भी देखती हैं। तो वो समय निकाल के अपनी नौकरी भी करती हैं, अपने घर का पालन पोषण करती हैं, पर उनको उस काम के तो पैसे नहीं मिलते, वो घर पे करती हैं और जब बाहर नौकरी मांगने जाती हैं तो वहां भी उनको नौकरी नहीं मिलती। इसमें आप देखेंगे कि स्लाइड 9 चलाइए आप, उसमें देखिए कि कैसे लॉपसाइडेड वर्कफोर्स है हमारे देश की। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्रीकल्चर में जो है वो 63% जो महिलाएं हैं वो कार्यरत रहती हैं, वो अपने आदमियों की मदद करती हैं, वो खेतों में जाती हैं, बीज मतलब खेतों में सिंचाई, बीज बोने से लेके कटाई तक फसल के, और लोड करना, और अब तो ट्रैक्टर चला के भी वो माल बेचने के लिए अपना क्रय केंद्रों पे भी जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन में 6% जो लेबर है ढुलाई वगैरह के लिए, उसमें महिलाएं हैं। एजुकेशन सेक्टर में 5% है, मैन्युफैक्चरिंग में 13% है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि औरतों का जो, महिलाओं का जो परसेंटेज है, एक तो वो 27% से भी कम हो गया है, करीब 22-23% रह गया है। और उस 22-23% में भी उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और जॉब्स मिलती हैं वो कम पे देने वाली जॉब्स होती हैं उसमें, और जबकि वो घर का भी काम देखती हैं। तो बहुत सारी ये जेंडर डिवाइड्स हैं जिसपे सरकार को सोचना चाहिए। जच्चा बच्चा के कुपोषण को लेकर, उनके महिलाओं के काम को लेकर, उनको सशक्तिकरण को लेकर, ये सरकार जो है इस बजट में उसका कोई जिक्र भी नहीं किया। और सरकारें जो हैं, नॉर्मली मैंने देखा है किस तरीके से लॉपसाइडेड वर्कफोर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पे हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए कि किस तरीके से रूरल डिवाइड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमेल वर्कफोर्स जो है वो रूरल में तो फिर भी उनको थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, और 31% उनका शेयर रहता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। आदमियों का 70% है, जिसमें 61% जॉब्स हैं उनके पास। अर्बन एरियाज में तो वो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए कि कैसे हम कोशिश करें कि महिलाओं को भी आदमियों के बराबर का दर्जा मिले और उनके काम का उनको महताना मिले। तो ये कुछ जेंडर डिफरेंस को लेके, जेंडर इनक्वालिटी को लेके, सोशल इनक्वालिटीज को लेके, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत सारे मसले हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं वो सारी क्लियरली निकल के आती हैं। इसमें पैंडेमिक के करके हमारे 84% इनकम जो है हाउस होल्ड्स की जो है वो कम हो गई है, और इसमें 40 नए बिलियनर्स आ गए हैं। मतलब अरबपतियों के पास तो पैसा आ रहा है, पर गरीबों के पास पैसा नहीं आ रहा है इतना। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में भी रिलीज की गई। उसमें वर्ल्ड की भी रिपोर्ट है और हिंदुस्तान की भी रिपोर्ट है, और उसमें कहा जाता है कि इंडियन बिलियनर्स जो हैं 23 लाख करोड़ से 57 लाख करोड़ उनकी इनकम हो गई है। 40.6 मिलियन जो हैं लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। उसमें यह भी बताया जाता है कि बजट जो है 10% ड्रॉप हो गया है। हेल्थ केयर बजट इंडिया का 1.4% पे है, और एजुकेशन का जो एलोकेशन है वो 6% है, से भी घट के 3.4% पे चला गया है। और इंडिया जो है अब थर्ड हाईएस्ट नंबर बिलियनर्स की तो है, पर गरीबी की रेखा से भी लोग 23 से 24 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। और 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को जो है अब जॉब्स में कमी है, वो जॉब्स उनको नहीं मिल रही हैं। तो ये सब विषय देखने वाले हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो इंडिया का 2021 में 15% से भी ज्यादा चला गया है। मतलब 100 में से 15 लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो ऑक्सफैम ने ये सजेस्ट किया था कि 1% वेल्थ टैक्स अगर इंडिया के बिलियनर्स दें
और उस 1% वेल्थ टैक्स से जो है वो एजुकेशन और सोशल स्पेंडिंग पे बहुत सारा खर्चा निकल के आ सकता है। इस बार उम्मीद थी बजट में कि निर्मला सीतारमन जी इस बजट में वेल्थ टैक्स की कोई बात करेंगी, पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स के चलते, क्योंकि पैसा सारा जो है स्टॉक मार्केट्स के और इन्वेस्टमेंट रूट से जो बाहर से पैसा आता है एफडीआई में आता है, एफडीआई में पैसे पर अगर आप वेल्थ टैक्स लगा देंगे तो वो एफडीआई नहीं आएगी, ये डर है सरकार को, इसलिए वो वेल्थ टैक्स लगाने से डरते हैं। पर अगर 1% वेल्थ टैक्स अगर लग जाए तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, जो इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पर कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है। और अगर 1% सरचार्ज अगर रिचेस्ट 10 कंपनीज पे भी लगा दिया जाए तो बहुत सारा पैसा स्कूल एजुकेशन पे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे, सोशल सिक्योरिटी पे और महिलाओं की सशक्तिकरण पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैटरनिटी लीव्स और पेंशन के मुद्दे को भी सॉल्व कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करके इस बात को समाप्त करेंगे, और अगले विषय के लिए फिर हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप लोगों का इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।